दोस्तों, जिस पिता को पुलिस ने फर्जी केस में फांसी दी थी, उसकी बेटी जब जज बनकर थाने पहुंची, फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार से आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को 1 सेकंड्स भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। निधि की उम्र उस समय सिर्फ 5 साल थी जब उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसका घर खुशहाल था। पिता रमेश सिंह एक ईमानदार और नेकदिल इंसान थे जो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। लेकिन एक दिन पुलिस अचानक उनके घर पहुंची। रमेश सिंह को घसीटते हुए ले गई और उन पर एक जघन्य हत्या का आरोप लगा दिया। मासूम निधि ने अपनी मां को पुलिस के पैरों में गिरकर रोते हुए देखा, लेकिन इंसाफ के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। गांव के लोग जो कभी रमेश सिंह की इज्जत करते थे, अब उन्हें हत्यारा कहने लगे। मां की चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी और रमेश सिंह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। निधि के सामने ही उसके पिता को निर्दोष होते हुए भी फांसी पर लटका दिया गया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसने अपनी मां को बेसुध होते देखा, अपनी दुनिया को उजड़ते देखा और समाज के उन लोगों का असली चेहरा देखा जो कल तक उसके पिता को भगवान मानते थे। पिता के जाने के बाद मां और निधि की जिंदगी नर्क बन गई। गांव के लोग उन्हें हत्यारे की बीवी और बेटी कहकर ताने मारने लगे। कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था, कोई उनके घर पानी तक नहीं भरने देता था। समाज का यह क्रूर चेहरा देखकर निधि के अंदर एक आग जल उठी। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह न्याय के लिए लड़ेगी। वह उन पुलिस वालों को सजा दिलवाएगी जिन्होंने उसके निर्दोष पिता को झूठे केस में फंसाया था। लेकिन एक गरीब लड़की जिसका पिता हत्यारा कहलाता था, वह कैसे न्याय की लड़ाई लड़े? यह सवाल हर कोई पूछता था, लेकिन निधि के इरादे अटूट थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, एक दिन मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि इन्हीं पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा करूंगी। मां ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और उसके सपनों को अपनी हिम्मत बना लिया। मां ने मजदूरी करनी शुरू की। निधि ने स्कूल जाना जारी रखा। मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन निधि ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके पिता को इंसाफ मिलेगा। गरीबी, तानों और समाज की बेरुखी के बावजूद निधि ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। स्कूल में भी बच्चे उसे हत्यारे की बेटी कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसने कभी इसका जवाब नहीं दिया। उसे लगता था कि जब वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, तब यही लोग उसकी इज्जत करेंगे। मां दिन रात मेहनत करती, घरों में बर्तन धोती, सड़कों पर झाड़ू लगाती, लेकिन अपनी बेटी की फीस भरने के लिए हर संभव कोशिश करती। कभी कभी मां को 2 दिन भूखा रहना पड़ता, लेकिन उन्होंने कभी निधि को भूखा नहीं सोने दिया। निधि भी समझदार थी। वह जानती थी कि उसकी मां कितनी तकलीफें झेल रही हैं, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि उसे हर हाल में जज बनना है ताकि उसके पिता को इंसाफ मिल सके। समय बीतता गया और निधि ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और कोई मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग जो कभी उसके पिता की इज्जत किया करते थे, अब भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक शिक्षक जो उसकी मेहनत से प्रभावित थे, उन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप दिलवाई और कॉलेज में दाखिला करवाया। निधि के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब निधि का सफर और कठिन हो गया था, लेकिन वह अडिग थी। कानून की पढ़ाई आसान नहीं थी, खासकर तब जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो। लेकिन निधि ने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया। वह दिन रात पढ़ाई करती, किताबों में डूबी रहती और हर परीक्षा में टॉप करती। उसका एक ही सपना था, जज बनना और अपने पिता की बेगुनाही साबित करना। जब उसने अपने कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया, तो वही लोग जो उसे हत्यारे की बेटी कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन निधि को उनकी तारीफों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने पिता का नाम साफ करना था। वह दिन भी आया जब निधि ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली और जज की परीक्षा दी। परीक्षा मुश्किल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था
समाज का तिरस्कार सहते हुए खुद को संभालना। कई बार ऐसा हुआ जब उसे लगने लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन हर बार उसने अपने पिता की तस्वीर देखी और खुद को संभाल लिया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो निधि ने पूरे राज्य में टॉप किया था। वह अब जज बनने वाली थी। उस दिन उसकी मां की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। निधि ने मां से कहा, मां, अब हमारा संघर्ष खत्म होने वाला है, अब न्याय होगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब उसे अपने पिता के केस को दोबारा खुलवाना था और उन पुलिस वालों को सजा दिलानी थी जिन्होंने उसके पिता को फर्जी केस में फंसाया था। निधि जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार ना मानने की ठान ली थी। निधि के लिए जज बनना केवल एक नौकरी हासिल करना नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अपने पिता की बेगुनाही साबित करना और उन लोगों को सजा दिलवाना जिन्होंने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। जब उसने पहली बार अपने ऑफिस में कदम रखा तो उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी संकल्प शक्ति थी। उसके सामने अब एक ही काम था, अपने पिता का केस दोबारा खुलवाना और सच्चाई को दुनिया के सामने लाना सबसे पहला काम था। पुराने दस्तावेजों को खंगालना। निधि ने अपने पिता के केस से जुड़े सभी फाइलों को निकलवाया। उसने देखा कि जिस हत्या का आरोप उसके पिता पर लगाया गया था, उसमें कई अनसुलझे सवाल थे। मुख्य गवाह अचानक बयान से पलट गए थे। कई सबूत कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किए गए थे और पुलिस की रिपोर्ट में कई झोल थे। यह साफ था कि उसके पिता को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया था। लेकिन साजिश करने वाले कौन थे? निधि को इस सवाल का जवाब चाहिए था। जैसे जैसे उसने फाइलें खंगाली, उसे पता चला कि जिन पुलिस वालों ने उसके पिता को गिरफ्तार किया था, वे अब ऊंचे पदों पर पहुंच चुके थे। कोई एसपी बन चुका था, कोई डीआईजी और कुछ रिटायर हो चुके थे। लेकिन एक बात तय थी, वे सभी अभी भी प्रभावशाली थे और सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते थे। निधि जानती थी कि अगर उसे इस केस को फिर से खुलवाना है तो उसे ठोस सबूत चाहिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिन लोगों ने पहले ही झूठे सबूत गढ़े थे, वे अब अपने बचाव में कुछ भी कर सकते थे। इस बीच निधि ने उन गवाहों से संपर्क करने की कोशिश की जो उसके पिता के पक्ष में गवाही दे सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर चुके थे। कुछ ने साफ मना कर दिया तो कुछ ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे अब इस मामले में कोई दखल नहीं देना चाहते। निधि समझ गई कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। अब अगला कदम था उन पुलिस वालों तक पहुंचना जिन्होंने केस को गलत दिशा दी थी। निधि ने एक गुप्त योजना बनाई। वह अब ना सिर्फ एक जज थी, बल्कि अपने पिता की निर्दोष आत्मा के लिए इंसाफ की उम्मीद भी थी। लेकिन क्या वह इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या सच्चाई सामने आ पाएगी या फिर ताकतवर लोगों के सामने उसकी मेहनत धरी रह जाएगी? निधि जानती थी कि अगर उसे अपने पिता के केस को दोबारा खुलवाना है तो उसे उन पुलिस वालों से सीधे टकराना होगा जिन्होंने फर्जी सबूत गढ़कर उसके निर्दोष पिता को फांसी दिलवाई थी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। वे सभी अब बड़े अधिकारी बन चुके थे। कुछ एएसपी थे, कुछ डीआईजी और कुछ रिटायर होकर आलीशान जिंदगी जी रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि पुरानी बातें फिर से खुलें, क्योंकि इससे उनकी साजिश और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन निधि ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहले उसने उन पुलिस वालों की एक सूची तैयार की जिन्होंने उस समय जांच की थी। फाइलों में दर्ज नामों के आधार पर उसने पता लगाया कि कौन कौन इस केस में शामिल था। कई नाम सामने आए। राजेश तिवारी, तब के इंस्पेक्टर अब डीआईजी मोहित शर्मा, तब के एसआई अब एएसपी और विजय सक्सेना, तब के थानेदार अब रिटायर्ड। यह सभी वे लोग थे जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी और झूठे गवाह खड़े किए थे। निधि ने सबसे पहले डीआईजी राजेश तिवारी से मिलने का फैसला किया। वह बिना किसी सूचना के उनके ऑफिस पहुंच गई। जब राजेश तिवारी ने उसे देखा तो उनकी आंखों में एक पल के लिए हल्की बेचैनी दिखी। उन्हें पता था कि यह वही लड़की है जिसके पिता को उन्होंने फर्जी केस में फंसाया था। लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, आप यहां कैसे? निधि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक अधूरे मामले को पूरा करने आई हूं सर। आपको याद है रमेश सिंह का केस? यह सुनकर राजेश तिवारी थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा,
अरे वह पुराना केस, वह तो पूरी तरह सही था। कोर्ट ने भी वही फैसला दिया था। आप क्यों पुरानी बातें छेड़ रही हैं? निधि की आंखों में गुस्सा था। उसने सीधा सवाल दागा। अगर केस सही था तो फिर फाइलों में इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? क्यों गवाह बदल गए थे? क्यों असली सबूत कोर्ट तक नहीं पहुंचे? राजेश तिवारी अब तिलमिलाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के पास इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखी और कहा, मैडम, मैं अब डीआईजी हूं। ये सब पुराने केस हैं, आप इन्हें भूल जाइए। लेकिन निधि पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने सीधे कहा, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पिता की बेगुनाही साबित करके रहूंगी, और अगर आपने गलत किया है तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। यह सुनते ही राजेश तिवारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह लड़की मामला यहीं छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन निधि को अभी और लोगों से मिलना था। एसपी मोहित शर्मा और रिटायर्ड विजय सक्सेना, क्या वे भी सच्चाई छुपाने की कोशिश करेंगे या फिर निधि को कुछ अहम सुराग मिलेंगे? डीआईजी राजेश तिवारी से मुलाकात के बाद निधि को समझ आ गया था कि यह पुलिस अधिकारी सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे अपने पिता की बेगुनाही साबित करनी ही थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब उसका अगला लक्ष्य था एसपी मोहित शर्मा, जो उस समय केस के मुख्य जांच अधिकारी थे। निधि बिना किसी सूचना के मोहित शर्मा के ऑफिस पहुंची। वह एक सख्त अधिकारी थे जो अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने निधि को अपने ऑफिस में देखा तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, मैडम, आप यहां कैसे? कोई खास काम? निधि ने बिना घुमा फिराकर कहा, रमेश सिंह केस के बारे में बात करनी है। यह सुनते ही मोहित शर्मा की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कुछ देर तक निधि को घूरा, फिर कागजों पर नजरें गड़ाते हुए बोले, मैडम, वह केस बहुत पुराना हो चुका है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, अब उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन निधि पहले से तैयार थी। उसने एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, अगर केस सही था तो फिर यह पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है? मोहित शर्मा ने जब फाइल खोली तो उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसमें उस समय की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि हत्या की गई थी। रमेश सिंह की गिरफ्तारी से 2 दिन बाद इसका मतलब यह था कि जब हत्या हुई तब रमेश सिंह पुलिस हिरासत में थे, लेकिन कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें हत्या की तारीख बदल दी गई थी ताकि उन्हें फंसाया जा सके। मोहित शर्मा पसीना पसीना हो गए। उन्होंने तुरंत फाइल बंद कर दी और गुस्से में बोले, मैडम, यह सब फालतू बातें हैं। आपको पुराने मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन निधि अब उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, सच को कितने दिन छिपाएंगे सर? यह रिपोर्ट बताती है कि मेरे पिता निर्दोष थे और किसी ने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। मुझे बताइए, वह असली गुनहगार कौन था? मोहित शर्मा की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उनके फोन पर एक कॉल आई। उन्होंने घबराते हुए फोन उठाया और बोले, हां सर, मैं देख लूंगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। निधि समझ गई कि फोन पर कोई बड़ा अधिकारी था जो मोहित शर्मा को दबाव में डाल रहा था। निधि ने उनकी बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर सीधा सवाल दागा, किसका फोन था? सर, कौन नहीं चाहता कि यह केस दोबारा खुले? मोहित शर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था उसने निधि को बता दिया कि मामला और भी गहरा है। उसे अब उस शख्स तक पहुंचना था जो असली मास्टरमाइंड था। लेकिन कौन था वह? क्या वह कोई नेता था, कोई और बड़ा पुलिस अधिकारी, या फिर कोई और ताकतवर इंसान? एसएसपी मोहित शर्मा से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि को यह साबित करने का पहला मजबूत आधार दे दिया था कि उसके पिता निर्दोष थे। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर असली गुनहगार कौन था? पुलिस ने जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसके पिता को फंसाया था, उसकी असली मौत के पीछे किसका हाथ था? निधि को यह समझ आ गया था कि मोहित शर्मा किसी से डर रहे थे। उनके फोन पर आया कॉल यह साबित कर रहा था कि कोई ताकतवर इंसान अब भी इस केस को दफन रखना चाहता था। लेकिन कौन? निधि ने दोबारा केस की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसने उन सभी लोगों की सूची बनाई जो उस समय पुलिस और प्रशासन से जुड़े थे। अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, संदीप राठौड़। संदीप राठौड़ उस समय डीएसपी थे।
जो अब रिटायर होकर एक बड़े नेता बन चुके थे। फाइलों के अनुसार हत्या की गई थी एक बिजनेसमैन राहुल गुप्ता की, जिनकी हत्या का आरोप निधि के पिता रमेश सिंह पर लगा था। लेकिन असली तथ्य कुछ और कह रहे थे। हत्या की असली वजह क्या थी? निधि ने जब बिजनेसमैन राहुल गुप्ता के बारे में जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि राहुल गुप्ता की कंपनी ने संदीप राठौड़ के करीबी लोगों के भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ घोटाले उजागर किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गुप्ता के पास ऐसे दस्तावेज थे जिनसे यह साबित होता कि संदीप राठौड़ और उनके कुछ करीबी अफसर सरकारी फंड में करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। यानी राहुल गुप्ता की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन असली कातिल तक पहुंचने से बचने के लिए पुलिस ने एक आसान तरीका निकाला। एक गरीब और ईमानदार आदमी को फंसा दो जो खुद को बचा ही ना सके, और वह आदमी था निधि का पिता रमेश सिंह। अब क्या करेगी निधि? अब निधि को पूरा यकीन हो गया था कि संदीप राठौड़ ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। लेकिन सवाल यह था कि वह इतने ताकतवर इंसान के खिलाफ कैसे लड़ेगी? अगर वह सीधे संदीप राठौड़ पर आरोप लगाती तो उसके पास ठोस सबूत होने चाहिए थे। अगर वह पुलिस में शिकायत करती तो पूरी व्यवस्था पहले से भ्रष्ट थी। अगर वह मीडिया के पास जाती तो बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मानता। अब निधि को बेहद चालाकी से सबूत जुटाने थे। उसे पता करना था कि संदीप राठौड़ की सच्चाई किसके पास छुपी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाती, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुमने ज्यादा टांग अड़ाई तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बाप जैसा होगा। निधि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अब मामला उसकी जान पर भी आ चुका था। लेकिन क्या वह डर कर पीछे हटेगी, या फिर अब वह पूरी ताकत से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी? निधि के पास अब दो रास्ते थे। या तो वह इस धमकी से डरकर पीछे हट जाए, या फिर दोगुनी ताकत से अपने पिता की बेगुनाही साबित करने में जुट जाए। लेकिन निधि जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसके पिता के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी निर्दोषों के लिए थी जो सिस्टम की साजिशों का शिकार बने थे। लेकिन अब मामला गंभीर हो चुका था। जिसने उसे फोन पर धमकी दी थी वह कोई मामूली इंसान नहीं था। उसे यकीन था कि यह कॉल संदीप राठौड़ या उसके किसी करीबी ने किया होगा। निधि ने क्या किया? धमकी देने वाले को पकड़ने के लिए निधि ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त विक्रम से संपर्क किया, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट था। विक्रम ने फोन ट्रेस किया और बताया, यह नंबर एक फर्जी आईडी पर लिया गया है, लेकिन कॉल लोकेशन संदीप राठौड़ के फार्म हाउस के पास की है। अब निधि को यकीन हो गया कि यह खेल बहुत गहरा है। संदीप राठौड़ एक ताकतवर नेता था जिसके पास पैसा, सत्ता और गुंडों की कोई कमी नहीं थी। अगर वह इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश करेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने कहानी बदल दी। जब निधि ने दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा तो उसे एक अहम सबूत मिला। राहुल गुप्ता की बॉडी पर किसी अज्ञात व्यक्ति के डीएनए के निशान थे, लेकिन यह रिपोर्ट केस के दौरान कभी कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। मतलब असली कातिल का डीएनए मौजूद था, लेकिन उसे जानबूझकर छिपा दिया गया था। अगर यह डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया जाए तो असली कातिल तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन तभी निधि पर हमला हुआ। निधि ने जैसे ही केस को फिर से खोलने के लिए अपने ऑफिस में अर्जी तैयार की। रात में जब वह घर लौट रही थी तभी अचानक दो मोटरसाइकिल सवारों ने उसकी कार को घेर लिया। एक ने बंदूक निकालकर सीधे उस पर तान दी। बहुत हो गया, अब तू ज्यादा जज बनने की कोशिश मत कर। निधि समझ गई कि यह हमला उसे डराने के लिए था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत गाड़ी तेज भगाई और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल गई। लेकिन अब सवाल यह था, क्या पुलिस उसकी मदद करेगी या फिर पूरी पुलिस व्यवस्था पहले से ही संदीप राठौड़ के हाथों में थी? निधि पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया था कि वह सच के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अगर संदीप राठौड़ और उसके लोग इतने घबरा गए थे कि उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तो यह तय था कि इस केस में कुछ बहुत बड़ा छिपा था। लेकिन अब निधि डरने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने अब हार मान ली तो उसके पिता के साथ न्याय कभी नहीं हो पाएगा। उसने तय कर लिया कि अब वह सीधे हमला करेगी। लेकिन कानूनी तरीके से प्लान कैसे? निधि ने जाल बिछाया। निधि को समझ आ गया था कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उसे सबूत जुटाने होंगे और ऐसे तरीके से हमला करना होगा कि सामने वाला बच ही ना सके।
उसने अपने दोस्त विक्रम की मदद से एक मास्टर प्लान बनाया। 1 DNA टेस्ट दोबारा करवाना। निधि ने कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उसने राहुल गुप्ता की पुरानी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की और कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। दो मीडिया को शामिल करना निधि जानती थी कि अगर यह मामला पब्लिक में आ गया तो पुलिस और नेता इसे आसानी से दबा नहीं पाएंगे। उसने एक बड़े न्यूज चैनल से संपर्क किया और उन्हें यह खबर लीक कर दी कि संदीप राठौड़ और कुछ पुलिस अधिकारी 15 साल पहले एक निर्दोष को फंसाकर असली कातिल को बचा चुके हैं। एक गोपनीय गवाह निधि को एक अहम सुराग मिला। एक रिटायर्ड कांस्टेबल सुरेश यादव, जो उस समय इस केस में शामिल था और अब अपने अंतिम समय में सच्चाई बताने को तैयार था, जब संदीप राठौड़ बौखला गया। जैसे ही मीडिया में यह खबर फैली, संदीप राठौड़ पर दबाव बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर करने लगे और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब संदीप राठौड़ के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने खिलाफ बढ़ते दबाव को रोकने के लिए कुछ बड़ा करे, या फिर खुद को बचाने के लिए अपने ही पुराने साथियों की बलि दे। लेकिन फिर अचानक निधि गायब हो गई। जी हां, जिस दिन कोर्ट में निधि की याचिका पर सुनवाई होनी थी, उसी सुबह वह अपने घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और उसके दोस्त और सहयोगी सभी परेशान थे। क्या संदीप राठौड़ ने निधि को किडनैप करवा दिया, या फिर यह निधि की खुद की कोई चाल थी? निधि के अचानक गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया में हलचल मच गई, कोर्ट में हंगामा हो गया और सोशल मीडिया पर लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन पुलिस, जो पहले ही संदीप राठौड़ के इशारों पर योंग रही थी, ने इसे मात्र एक अनुशासनहीन जज का निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। निधि को सच में किडनैप कर लिया गया था। निधि कहाँ थी? जब निधि को होश आया तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ महसूस कर रही थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और उसके मुंह पर पट्टी थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। तभी दरवाजा खुला और भारी कदमों की आवाज आई। संदीप राठौड़ खुद वहां खड़ा था। बड़ी आई थी जज बनकर मेरे खिलाफ केस खोलने। अब देख तेरा क्या हाल होता है, संदीप राठौड़ ने गुस्से से कहा। निधि ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो फिर मुझे मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डर गए? क्या डर? संदीप राठौड़ हंसा। मैंने तेरे बाप को फर्जी केस में फंसाकर फांसी दिलवाई। अब तुझे भी मिटा दूंगा, लेकिन इस बार तेरा कोई नाम भी नहीं लेगा। लेकिन निधि की चाल उल्टी पड़ गई। निधि ने पहले ही विक्रम को बता दिया था कि अगर वह अचानक गायब हो जाए तो तुरंत उसकी लाइव ट्रैकिंग शुरू की जाए, और ठीक यही हुआ। विक्रम ने निधि के फोन के जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। उधर मीडिया में भी यह खबर फैल चुकी थी कि जज निधि शर्मा गायब हो गई हैं। जनता पहले से ही संदीप राठौड़ पर शक कर रही थी, और अब जब पुलिस को मजबूरन छापेमारी करनी पड़ी तो उन्होंने निधि को ढूंढ निकाला। पलटी पूरी बाजी निधि को छुड़ाने के लिए पुलिस की एक टीम फार्म हाउस पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा टूटा, पुलिस अंदर घुसी और संदीप राठौड़ को उंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब निधि ने अपनी बाजू पर बंधा हुआ एक छोटा कैमरा दिखाया जो पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर चुका था। अब क्या होगा संदीप? राठौड़ की हत्या की साजिश, भ्रष्टाचार और निधि की किडनैपिंग, सबका सबूत अब पुलिस और कोर्ट के पास था। निधि अब सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहती थी जिन्हें ताकतवर लोग झूठे केस में फंसा चुके थे। लेकिन क्या पुलिस सच में अब निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, या फिर कोई और बड़ा खेल बाकी था? निधि के हाथ में वह सबूत था जिससे संदीप राठौड़ की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो सकती थी। फार्म हाउस में हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास थी, और अब मीडिया में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। जब संदीप राठौड़ घुटनों पर आ गया, पुलिस ने संदीप राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वह अब भी अपने रसूख और राजनीतिक ताकत के भरोसे बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने वकीलों को एक्टिव कर दिया, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा और सबूतों की ताकत इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। मुझे गलत फंसाया जा रहा है, संदीप राठौड़ ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी कोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ। रिटायर्ड कांस्टेबल सुरेश यादव,
जिसे निधि ने पहले ही इस केस में लाने की योजना बना ली थी, कोर्ट में आया और उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि 15 साल पहले पुलिस को आदेश मिला था कि असली कातिल को छोड़कर रमेश सिंह को फर्जी केस में फंसाया जाए। सच आखिर सामने आ गया। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई कि असली कातिल कोई और था और रमेश सिंह पूरी तरह निर्दोष थे। संदीप राठौड़ ने राहुल गुप्ता की हत्या करवाई थी क्योंकि वह उसके घोटाले उजागर करने वाला था। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी इस साजिश में शामिल थे, जिनमें से कई को कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जब न्याय मिला, कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संदीप राठौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए और उसके अवैध काले धन को सरकार ने जब्ती कर लिया। लेकिन निधि के लिए यह जीत अधूरी थी। उसके पिता रमेश सिंह को न्याय तो मिला, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं थे। निधि की नई लड़ाई। इस लड़ाई के बाद निधि ने निर्दोष लोगों को झूठे केसों से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने एक कानूनी संगठन बनाया जो उन गरीब लोगों की मदद करता था जो ताकतवर लोगों के जाल में फंसाए गए थे। आज वह सिर्फ एक जज नहीं थी, बल्कि न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। पिताजी, मैं आपके लिए इंसाफ ले आई। यह कहते हुए निधि ने अपने पिता की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, एक बेटी की जीत के थे। इस कहानी ने सिर्फ एक बेटी के संघर्ष को नहीं दिखाया, बल्कि सिस्टम की सच्चाई को भी उजागर किया। निधि ने अपने पिता की बेगुनाही साबित करके यह साबित कर दिया कि सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। अगर आपके साथ या आपके आसपास कभी अन्याय हो तो चुप मत बैठिए। लड़ाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। न्याय के लिए खड़े हो, किसी बेगुनाह को फंसते देखें तो आवाज उठाएं, कानून की ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। अगर आपको यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें और न्याय की इस लड़ाई में साथ दें। याद रखें, देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। सच कभी नहीं हारता, बस लड़ने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको जागरूक करना, सचेत करना। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।